नमस्कार साथियों। यूपीएससी मेंस के एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण विषय के हम पीवाईक्यू देखेंगे 2013 से 2023 तक। बात करते हैं वर्ड लिमिट और मार्क्स की। 2013 से 2016 तक एक क्वेश्चन आता था 200 शब्दों का और 12.5 नंबर का। 2017 से अब तक दो टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। पहला टाइप है 150 वर्ड और 10 मार्क, दूसरा टाइप है 250 वर्ड और 15 मार्क। 10 क्वेश्चन आपके 150 वर्ड के आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके 250 वर्ड के आते हैं। 2013 से 2023 तक क्वेश्चन और मार्क्स देख लेते हैं। 2013 में आपके आए 3 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 2014 में 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 2015 में 1 क्वेश्चन 12.5 मार्क्स का, 2016 में 1 क्वेश्चन 12.5 मार्क्स का। फिर 2017 में आपके आए 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 2018 में 4 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 2019 में 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 2020 में 4 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 2021 में 4 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, 2022 में 5 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और 2023 में 3 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो ट्रेंड जो रहा है आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन के बीच पर्यावरण से आपके मेंस में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो एक एवरेज के तौर पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2013 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल वृष्टि पोषित नदी जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार अन्य जल विद्युत परियोजना से भिन्न होती है? इंग्लिश में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रन ऑफ रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट? क्वेश्चन नंबर 2, अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के हाँ या नहीं की अवधारणा की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल माइनिंग? डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ यस और नो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट फॉर द लोकल माइनिंग सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की राष्ट्रीय जल नीति की परिगणना कीजिए। गंगा नदी का उदाहरण लेते हुए नदियों के जल प्रदूषण नियंत्रण व प्रबंधन के लिए अंगीकृत की जाने वाली रणनीतियों की विवेचना कीजिए। इन्यूमरेट द नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया। टेकिंग रिवर गंगा एज एन एग्जाम्पल, डिस्कस द स्ट्रेटजीज विच मे बी एडोप्टेड फॉर रिवर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। 2014 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या यूएनएफसीसीसी के अधीन स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास यांत्रिक तत्वों का अनुसरण जारी रखा जाना चाहिए? यद्यपि कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट आई है, आर्थिक समृद्धि के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की दृष्टि की चर्चा कीजिए। शुड द कार्बन क्रेडिट एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश्ड अंडर द यूएनएफसीसीसी बी कंटिन्यूड even if the value of carbon credits decline significantly? क्वेश्चन नंबर 2, सरकार द्वारा किसी परियोजना को अनुमति देने से पूर्व अधिकाधिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन किए जा रहे हैं। कोयला गर्त शिखरों पर अवस्थित कोयला अगनित तापीय संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा कीजिए। कोयला गर्त शिखरों यानी पिटेट्स। इंग्लिश में देख लेते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर अ प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट। डिस्कस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स लोकेटेड एट कोल पिटेट्स। 2015 में आपका केवल एक क्वेश्चन है, नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन यानी एनएमसीजी कार्यक्रमों पर और इससे पूर्व की योजनाओं से मिश्रित परिणामों के कारणों पर चर्चा कीजिए। गंगा नदी के परिरक्षण में कौन सी प्रमात्रा छलांगें क्रमिक योगदानों की अपेक्षा ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकती हैं? डिस्कस द नमामि गंगे एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी प्रोग्राम्स एंड कॉस्ट ऑफ मिक्स्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस स्कीम्स। व्हाट क्वांटम लीप्स कैन हेल्प
प्रिजर्व द रिवर गंगा बेटर देन इंक्रीमेंटल इनपुट्स। 2016 में आपका एक क्वेश्चन आया है। बड़ी परियोजनाओं के नियोजन के समय मानव बस्तियों का पुनर्वास एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी संघात है जिस पर सदैव विवाद होता रहता है। विकास की बड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव के समय इस संघात को कम करने के लिए सुझाव दिए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। Rehabilitation of human settlements is an important ecological impact when planning big projects, which is always controversial. Discuss the measures suggested to reduce this impact while proposing big development projects. 2017 में आपके दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 150 शब्दों का जो 10 नंबरों का है। पहला क्वेश्चन, यह बहुत वर्षों पहले की बात नहीं है जब नदियों को जोड़ना एक संकल्पना थी, परंतु अब यह देश में वास्तविकता बनती जा रही है। नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों पर एवं पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए। इंग्लिश में, नॉट मैनी ईयर्स एगो रिवर लिंकिंग वाज अ कॉन्सेप्ट बट इट इज़ बिकमिंग अ रियलिटी इन द कंट्री। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ रिवर लिंकिंग एंड इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका 250 शब्दों का है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्र तटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे? क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज? हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। 2018 में आपके 4 क्वेश्चन हैं। 150 शब्दों का क्वेश्चन है। पहला, निरंतर उत्पन्न किया जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएं हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? What are the impediments in disposing the huge quantities of discarded solid wastes which are continuously being generated? How do we remove safely the toxic wastes that have been accumulating in our habitable environment? Question number 2, आर्द्र भूमि क्या है? आर्द्र भूमि संरक्षण के संदर्भ में बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की रामसर संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। भारत में रामसर स्थलों के 2 उदाहरणों का उदाहरण दीजिए। What is wetland? Explain the Ramsar concept of wise use in the context of wetland conservation. Cite 2 examples of Ramsar sites from India. तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आपका 250 शब्दों का है, 15 नंबर का। भारत में जैव विविधता किस प्रकार अलग अलग पाई जाती है? वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण में जैव विविधता अधिनियम 2002 किस प्रकार सहायक है? हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया? हाउ इज़ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विवेचना कीजिए। विद ग्रोइंग एनर्जी नीड्स शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम? डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एनर्जी। 2019 में आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहला 150 शब्द का है। तटीय बालू खनन, चाहे वह वैध हो या अवैध हो, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव का विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिए। कोल सैंड माइनिंग, वेदर लीगल और इलीगल, पोसेस वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू अवर एनवायरनमेंट। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग along the Indian coasts, citing specific examples। दूसरा क्वेश्चन है आपका 250 शब्द का।
पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना की परिभाषा दीजिए। स्पष्ट कीजिए कि किसी प्रदेश के दीर्घ उपयोगी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की योजना बनाते समय इस संकल्पना को समझना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम एज रेलिवेंट टू एन एनवायरनमेंट। एक्सप्लेन हाउ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज वाइटल while planning for sustainable development of a region। 2020 में आपके 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका 150 शब्द का, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी EIA अधिसूचना 2020 प्रारूप मौजूद EIA अधिसूचना 2006 से कैसे भिन्न है। हाउ डज द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 differ from the existing EIA notification 2006। क्वेश्चन नंबर 2, जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द जल शक्ति अभियान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 3, पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए। इस परियोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या है। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू द कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की विशेषताएं क्या हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2021 में आपके 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी। How and to what extent would micro irrigation help in solving India's water crisis। क्वेश्चन नंबर 2, नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में यह विचार पहली बार कब दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 को इंग्लिश में देख लेते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ द COP26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। व्हेन वाज दिस आइडिया फर्स्ट फ्लोटेड इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न है। इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। Describe the key points of the revised global air quality guidelines recently replaced by the WHO. How are these different from its last update in 2005? What changes in India's national clean air program are required to achieve these revised standards? Question number 4. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी UNFCCC के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या हैं। Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change. What are the commitments made by India in this conference? 2022 में आपके 5 क्वेश्चन हैं। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। Explain the mechanism and occurrence of cloud bursts in the context of the Indian subcontinent. Discuss 2 recent examples.
क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेल्यूलोज जमा हो जाता है। यह सेल्यूलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अंत्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। ईच ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ प्लानेट अर्थ। व्हाट आर द नेचुरल प्रोसेसेस दिस सेल्यूलोज अंडरगोस बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर एंड प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, इसके निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गोथनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मॉग एम्फसाइजिंग इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन। एक्सप्लेन द 1999 गोथनबर्ग प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए। डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपर्युक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा, समझाइए। Do you think India will meet 50% of its energy needs from renewable energy by 2030? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective? Explain. 2023 में आपके 3 क्वेश्चन हैं। पहला, तेल प्रदूषण क्या है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके क्या प्रभाव हैं? भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है? व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन? व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द मरीन इकोसिस्टम? इन व्हाट वे इज ऑयल पोल्यूशन पार्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया? क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्र भूमियों के नाम लिखिए। कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेम अ फ्यू इंडियाज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इंक्लूडेड इन द रामसर साइट्स। क्वेश्चन नंबर 3, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC ने वैश्विक समुद्र जलस्तर में 21वीं ईस्वी तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों पर इसका क्या प्रभाव होगा? द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC हैज़ प्रेडिक्टेड अ ग्लोबल सी लेवल राइज ऑफ अबाउट 1 मीटर बाय AD 2100. What would be its impact in India and the other countries in the Indian Ocean region? इसी के साथ UPSC मेंस के पर्यावरण के PYQ आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नमस्कार।